16वीं सदी का हिंदुस्तान, जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, एक ऐसा विशाल भूभाग जिसकी दौलत, मसालों और रेशम की कहानियां मीलों दूर मध्य एशिया के बर्फीले पहाड़ों और रेगिस्तानों में गूंजा करती थीं। उस समय इस दौलत के सबसे बड़े हिस्से पर राज था दिल्ली सल्तनत का, एक ऐसा तख्त जिसे पाना हर विदेशी आक्रांता का सबसे बड़ा ख्वाब था। और यही ख्वाब देख रहा था काबुल की वादियों में बैठा एक योद्धा, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। फरगना की जागीर से बेदखल हुआ एक शहजादा, जिसने अपनी पूरी जवानी दर-बदर भटकते हुए और युद्ध लड़ते हुए बिता दी थी। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरा हिंदुस्तान। दूसरी तरफ दिल्ली के तख्त पर बैठा था सुल्तान इब्राहिम लोदी, एक ऐसा शासक जिसके पास 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की एक अजेय सेना थी। लेकिन इब्राहिम लोदी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी नहीं, बल्कि उसका अपना अहंकार था। उसके अपने ही दरबारियों और सूबेदारों ने उससे बगावत कर दी थी। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। उसने बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने का न्योता भेज दिया। दौलत खान का न्योता बाबर के लिए उस बंद दरवाजे की चाबी था जिसे वो बरसों से खोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन काबुल से दिल्ली का रास्ता कोई आसान सफर नहीं था। हिंदू कुश की जमा देने वाली ठंड और खैबर पास के खतरनाक रास्तों को पार करते हुए बाबर की सेना आगे बढ़ी। इस सेना में गिनती के लोग थे, शायद 12 से 15 हजार के बीच। लेकिन इनमें से हर एक सिपाही ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ युद्ध के मैदानों में ही गुजारी थी। और सबसे बड़ी बात, उनके पास एक ऐसी तकनीक थी जो हिंदुस्तानियों के लिए किसी जादू या खौफ से कम नहीं थी। मध्य एशिया और ऑटोमन साम्राज्य से लाई गई भारी तोपें और आग उगलने वाली बंदूकें। इस बीच हिंदुस्तान की राजनीति का एक और बड़ा मोहरा अपनी चाल चल रहा था। राजपुताना के सबसे शक्तिशाली शासक मेवाड़ के राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खटोली के युद्ध में पहले ही दुश्मनी गहरी हो चुकी थी। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक राणा सांगा ने भी बाबर को दिल्ली पर हमले के लिए समर्थन का भरोसा दिया था। वो चाहते थे कि बाबर दिल्ली को लूटे और वापस चला जाए, जिससे लोदी कमजोर हो जाए। लेकिन जब बाबर पंजाब के रास्ते आगे बढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि वो इस अनजान देश में बिल्कुल अकेला है। दौलत खान अपनी बात से मुकर चुका था और राणा सांगा की सेना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, और सामने से आ रहा था मौत का एक चलता फिरता पहाड़। सुल्तान इब्राहिम लोदी 1 लाख सैनिकों और 1000 से ज्यादा खूंखार जंगी हाथियों के साथ दिल्ली से कूच कर चुका था। बाबर के सिपाही दहशत में थे। वो एक अनजान देश में थे जहां से पीछे हटने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। उनके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो दिल्ली का तख्त या फिर मौत। 12 अप्रैल 1526 बाबर की छोटी सी सेना दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर पहले पानीपत के मैदान में पहुंची। ये वो जगह थी जिसे इतिहास ने पहले भी कई बार खून से सना था, और अब ये मिट्टी एक बार फिर प्यासी थी। बाबर एक बेहतरीन रणनीतिकार था। उसने आते ही पानीपत के भूगोल को पढ़ लिया। वो जानता था कि खुले मैदान में वो लोदी की विशाल सेना के सामने 1 घंटा भी नहीं टिक पाएगा। इसलिए उसने अपनी सेना के दाहिने हिस्से को पानीपत शहर की मजबूत इमारतों और दीवारों से सटा दिया। अब इस तरफ से लोदी की सेना कोई भी अचानक हमला नहीं कर सकती थी, लेकिन बाईं तरफ मीलों तक खुला मैदान था। इसे सुरक्षित करने के लिए बाबर ने अपने सैनिकों को रातों रात लंबी और गहरी खाइयां खोदने का हुक्म दिया। इन खाइयों में पेड़ों की मोटी टहनियां और नुकीले कांटे बिछा दिए गए। मकसद साफ था, लोदी के तेज घुड़सवार और हाथी इस खुले मैदान से उन पर हावी न हो सकें। अब बचा था बीच का हिस्सा, यानी सेंटर। यहीं से लोदी की सेना का सबसे भयानक और सीधा वार होने वाला था। इसे रोकने के लिए बाबर ने अराबा यानी गाड़ियों की रणनीति का इस्तेमाल किया। उसने आसपास के गांवों से 700 से ज्यादा बैलगाड़ियां मंगवाईं। इन गाड़ियों को कच्चे चमड़े की मोटी रस्सियों से एक दूसरे के साथ मजबूती से बांध दिया गया, जिससे मैदान के बीचों बीच एक लकड़ी की अभेद्य दीवार खड़ी हो गई। हर 2 गाड़ियों के बीच लगभग 5 से 6 फीट की जगह छोड़ी गई।
ये जगह इसलिए नहीं थी कि दुश्मन अंदर आ सके, बल्कि इसलिए थी ताकि बाबर की मौत की मशीनें बाहर आग उगल सकें। इन खाली जगहों पर बाबर के दो सबसे भरोसेमंद ऑटोमन तोपची उस्ताद अली कुली और मुस्तफा रूमी ने अपनी तोपें और मैचलॉक बंदूकचियों को तैनात कर दिया। अब बाबर का जाल पूरी तरह बिछ चुका था। 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी रहीं। इब्राहिम लोदी अपने अहंकार में था। वो चाहता था कि बाबर पहले हमला करे ताकि वो अपनी विशाल सेना से उसे कुचल दे, लेकिन बाबर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसे पता था कि जो पहले अपनी जगह छोड़ेगा और सामने वाले के जाल में घुसेगा, वो ये जंग हारेगा। 19 अप्रैल की रात बाबर ने लोदी को उकसाने के लिए एक चाल चली। उसने अपने कुछ हजार सैनिकों को रात के अंधेरे में लोदी के कैंप पर अचानक हमला करने के लिए भेजा। ये रात का हमला भले ही नाकाम रहा, लेकिन इसने अपना काम कर दिया। इब्राहिम लोदी का धैर्य टूट गया। उसने गुस्से में तय किया कि 21 अप्रैल की सुबह वो अपनी पूरी ताकत के साथ बाबर को कुचल देगा। मौत का खेल शुरू होने वाला था। 21 अप्रैल 1526 की वो खौफनाक सुबह, सूरज की पहली किरण के साथ ही इब्राहिम लोदी ने अपनी 1 लाख की सेना को हमले का हुक्म दे दिया। सामने से हाथियों और घुड़सवारों का एक ऐसा समंदर उमड़ा जिसे देखकर किसी भी आम इंसान का खून सूख जाए। लेकिन बाबर अपनी जगह पर एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। उसने अपने सैनिकों को सख्त हिदायत दी थी कि जब तक दुश्मन एकदम करीब ना आ जाए, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। लोदी की सेना पूरी रफ्तार में थी, लेकिन जैसे ही वो बाबर के करीब पहुंचे, उन्हें बाईं तरफ की खाइयों और दाईं तरफ पानीपत शहर की इमारतों के कारण अचानक रुकना पड़ा। आगे बढ़ने के लिए उन्हें बीच के संकरे रास्ते की तरफ मुड़ना पड़ा। यही बाबर की सबसे बड़ी चाल थी। लोदी की विशाल सेना एक फनल यानी संकरी जगह में फंस गई। पीछे से आ रहे सैनिक आगे वालों को धक्का दे रहे थे और आगे वाले बाबर की बैलगाड़ियों की मजबूत दीवार से टकराकर कुचले जा रहे थे। दुश्मन बिल्कुल निशाने पर था और बाबर ने अपना हाथ नीचे गिरा दिया। उस्ताद अली कुली और मुस्तफा रूमी ने अपनी तोपों के मुंह खोल दिए। पानीपत का मैदान तोपों की उस कान फाड़ देने वाली गर्जना से दहल उठा। हिंदुस्तान की धरती ने इससे पहले कभी ऐसा शोर नहीं सुना था। ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो। तोपों के गोलों ने लोदी की सेना के परखच्चे उड़ा दिए। बंदूकों की गोलियों ने एक अभेद्य दीवार बना दी जिसे पार करना नामुमकिन था। लेकिन सबसे बड़ा कहर टूटा लोदी के जंगी हाथियों पर। तोपों की अनजान आवाज, आग और धुएं को देखकर वो विशाल जानवर पागल हो गए। खौफ के मारे हाथियों ने वापस अपनी ही सेना की तरफ दौड़ लगा दी। जो हाथी लोदी के सबसे बड़े हथियार थे, वो उसके लिए काल बन गए। हजारों सैनिक अपने ही हाथियों के पैरों तले बेदर्दी से कुचले गए। सामने तबाही मची थी और उसी वक्त बाबर ने अपना आखिरी पत्ता चला। तुलगुमा रणनीति। बाबर के सबसे तेज घुड़सवारों ने लोदी की सेना को दाएं और बाएं दोनों तरफ से पूरी तरह घेर लिया। अब लोदी की सेना एक मौत के कुएं में फंस चुकी थी। आगे से तोपों के गोले और बंदूक की गोलियां बरस रही थीं। पीछे और किनारों से तीरों की भयानक बारिश हो रही थी और बीच में उनके अपने ही हाथी उन्हें रौंद रहे थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने 5000 वफादार अंगरक्षकों के साथ मैदान के बीचों बीच फंसा हुआ था। उसे भागने का मौका मिल सकता था, लेकिन उसने एक सुल्तान की तरह लड़ते हुए मरना चुना। उसने और उसके सरदारों ने मुगलों पर कई हताश हमले किए। तलवारों और भालों की खनखनाहट तोपों की आवाज के बीच दब गई थी। सुबह शुरू हुआ ये खौफनाक युद्ध दोपहर होते होते खत्म हो गया। महज कुछ घंटों के अंदर पानीपत का वो मैदान एक विशाल कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका था। 1 लाख की सेना और 1000 हाथियों वाला सुल्तान एक छोटी सी लेकिन अनुशासित सेना और तकनीक के सामने हार गया था। मैदान में 15 से 20 हजार लाशें बिछी थीं। लाशों के उसी ढेर के बीच बाबर के सैनिकों को सुल्तान इब्राहिम लोदी का शव मिला। वो हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा गया था। बाबर ने एक सच्चे योद्धा की तरह लोदी की बहादुरी का सम्मान किया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसे वहीं पानीपत में दफनाने का हुक्म दिया। 21 अप्रैल 1526 के इस एक दिन ने हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी।
दिल्ली सल्तनत का वो सूरज जो सदियों से चमक रहा था, हमेशा के लिए अस्त हो गया और इसी राख से खून और बारूद की महक के बीच जन्म हुआ एक ऐसे नए साम्राज्य का जिसने अगले 300 सालों तक हिंदुस्तान के इतिहास, कला और संस्कृति पर राज किया, मुगल साम्राज्य।